हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज फिर आपका NCERT एक्सप्रेस 360 में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए एक एक चैप्टर को कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला लेक्चर भी आप देख चुके हैं जिसमें हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कवर किया था। ठीक, तो एनाटॉमी हमारा हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया। अब इधर हम चल रहे हैं इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। जैसे प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ा, तो अब चलिए हम एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूलॉजी का भी पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें मैंने फ्रॉग आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में करा ही दिया था, सेपरेट लेक्चर दे दिया था। उसी तरह से मैं कॉकरोच का भी सेपरेट लेक्चर दे दूंगा। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम कम से कम समय में कोशिश करेंगे 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सी स्पीड में करेंगे। हमारी सीरीज़ का नाम ही है NCERT एक्सप्रेस 360, तो स्पीड तो अच्छी रखने की कोशिश करूँगा। बाकी कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगा, समय बचाने के चक्कर में सब एक्सप्लेन करूँगा, वैसे नहीं कोई चीज़ हटाऊँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कह रहा है कि मतलब जैसे पिछले चैप्टर में आप एनिमल किंगडम, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। तो एनिमल किंगडम तो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो एनिमल किंगडम में जैसे कुछ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया है। तो उसमें बताया गया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जैसे जैविक क्रियाएँ जो उनकी मतलब फंक्शन जो होते हैं, तो वो फंक्शन जो होते हैं उनके अंदर जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, वो सभी एक ही सेल में संपन्न होती थी, मतलब एक ही सेल में होती थी। ये मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल में होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स बॉडी उनकी होती है। तो इसलिए उनमें जो होती है ये सभी फंक्शन जो होते हैं मतलब वो अलग अलग सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसी तरह अगर जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। भैया कह रहा है कि हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है और ये जो है अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ है और अलग अलग प्रकार की जो सेल हैं वो हजारों पाए जाते हैं, मतलब हजारों सेल होते हैं उसके, हर एक प्रकार के हजारों सेल होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ कह रहा है। उसी तरह से अगर ह्यूमन बॉडी देखी जाए तो ह्यूमन बॉडी भी भैया मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू का परिभाषा दिया गया है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। भैया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मतलब एक जैसे सेल का ग्रुप, मतलब जो सेल हैं वो एक सेम तरह के हों, एक सेम टाइप के सेल का ग्रुप जो होता है और उनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हों, तो उसे हम कहेंगे कि टिश्यू। ठीक, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे टिश्यू। ये सभी एक साथ मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये सभी मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ये स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं। तो भैया जिसे अगर देखा जाए तो अगर आप देखेंगे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ETC, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कुछ डिफिनीसन अगर दिया गया है तो ये यहाँ से अगर ये लाइन पढ़ेंगे, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। भैया जो एनिमल जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स एनिमल की जो बॉडी होती है वो केवल 4 प्रकार के टिश्यू
से मिलकर बनी हुई है। तो यह जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे। तो दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ये ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। तो भैया ये जो टिश्यू होते हैं, मतलब ये जो टिश्यू होते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन तथा पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। तो उसी तरह से भैया जब दो या दो से अधिक ऑर्गन जो होते हैं मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1, 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। मतलब वह फिजिकल व केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वह आपस में मिलकर मतलब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ दिया गया है यहाँ पे दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहा है तो भाई रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपके कई सारे ऑर्गन मिले होते हैं ना। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपके सांस लेने से निकालने तक पूरे सब काम करते हैं। अब नॉस्ट्रिल से लेकर आपका मान लीजिए नॉस्ट्रिल, बकल कैविटी हो गया, इसोफेगस हो गया, उसके बाद आपका लंग्स हो गया, मतलब फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग, ट्रेकिया हो के, मतलब ये सब चीज़ें। तो पूरा कई सारे पार्ट उसमें, मतलब कई सारे ऑर्गन मिलकर पूरा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो कई सारे ऑर्गन मिलकर मतलब एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसी तरह से डाइजेशन में भी भैया सब कई सारे ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप टू वर्क इन ये वे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। तो भैया ये सभी बॉडी के जो सभी जो मतलब ये सभी जो ऑर्गन होते हैं तो ये सभी अलग अलग, मतलब ये ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं अलग अलग हो करके, मतलब अलग हो करके ये एक फंक्शन मतलब एग्जिबिट लेबर ऑफ डिवीजन, मतलब लेबर द्वारा पूरी करती हैं, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर द्वारा मतलब ये पूरी करते हैं तथा पूरी बॉडी को जीवित रखने में योगदान देती हैं, मतलब सर्वाइवल ऑफ द बॉडी ऑफ एज ए होल। तो इस पूरी बॉडी को मतलब ये जीवित रखने में ये सभी मिलकर उसमें योगदान देती हैं। उसी तरह से अगर देखें तो एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं भैया, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। भैया अगर देखा जाए सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उनके फंक्शन के आधार पर वेरी करता रहता है। जैसे किसी सेल का काम है डाइजेशन, किसी का काम है रिस्पायरेशन, किसी का काम है एक्सक्रीशन, तो उनका साइज भी, शेप भी अलग अलग होगा। ठीक, उनके फंक्शन के बेसिस पर उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। तो देयर ऑफ द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। उसी तरह से भैया उसी के बेसिस पर मतलब टिश्यू को भी 4 प्रकार के सेल के बेसिस पर ही इसको मतलब 4 प्रकार में टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आपका एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर एंड न्यूरल। भैया इसको एक सीक्वेंस में दिखा गया है कि एपिथेलियल जो होता है वो सबसे ऊपर पाया जाता है, उसके जस्ट नीचे कनेक्टिव होती है, फिर हमारा मस्कुलर होता है, न्यूरल होता है। तो इस तरह से ये दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू दिए गए हैं, तो इसी को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो भैया एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू भी इसे हम कहते हैं, मतलब एपिथेलियम को हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। तो बी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। भैया हम एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथेलियम कहते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है एपिथेलिया होता है। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस सॉरी तो दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ये बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट, दस प्रोवाइड ये कवरिंग ऑफ और ये लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। भैया जो इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं कि इनको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और एपिथेलियम को हम एपिथेलिया कहते हैं प्लूरल फॉर्म में। लेकिन इसमें जो एक होता है कि इसमें एक फ्री सरफेस होती है जो बॉडी फ्लूइड
फ्लूइड की ओर या बाहरी इन्वायरमेंट की ओर होती है। ठीक, जो या तो बाहरी इन्वायरमेंट की ओर होगी या बॉडी फ्लूइड की ओर होगी। अगर इनकी सेल्स में देखा जाए तो ये इनकी सेल्स में जो ये बॉडी के कुछ पार्ट्स में होते हैं, मतलब जैसे बॉडी के कुछ पार्ट्स की कवरिंग या लाइनिंग को बनाने का काम करते हैं। जैसे इनकी सेल जो होती हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, तो इनमें क्या होता है कि जिनमें लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। मतलब जब कॉम्पैक्टली पैक होने का मतलब क्या है कि मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं होता। मान लीजिए अगर ये है एपिथेलियल टिश्यू, तो ये मतलब बहुत हल्का सा, बहुत बारीक सा इनके बीच में स्पेस पाया जाता है, बहुत हल्का सा। ठीक, तो इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा, मतलब ये एकदम कॉम्पैक्टली पैक होंगे। ठीक, तो इनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, बीच में जो मैट्रिक्स भरा होता है फ्लूइड, वो बहुत ही कम पाया जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कवरिंग और लाइनिंग ऑफ दी, तो ये कुछ बॉडी पार्ट्स की कवरिंग या लाइनिंग को बनाने का काम करती हैं। दिस सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। भैया जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब भैया सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो जो होता है कि सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर। यस से सिंपल एपिथेलियम भैया, यस से सिंगल लेयर। भैया सिंपल लोग हैं, मतलब सादा आदमी है, एकदम साधारण है, तो वो सिंगल लेयर से बना होगा। और कंपाउंड वाले जो होते हैं भैया थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, तो वो मल्टी लेयर्ड होते हैं। तो वो मल्टी लेयर्ड अगर हो जाएंगे तो मल्टी लेयर्ड ये होते हैं। तो जैसे कि सिंपल एपिथेलियम में हो गया सिंगल लेयर्ड और कंपाउंड में हो गया मल्टी लेयर्ड। ठीक, तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो दे आर सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब। भैया जो सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं ये पतले होने की वजह, सिंगल लेयर्ड होने की वजह से ये बॉडी कैविटीज़ या डक्ट ट्यूब इन सभी में जो होते हैं लाइनिंग बनाते हैं। ठीक, ये लाइनिंग बनाने का कार्य करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए दी कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more लेयर एंड सेल लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज नॉट इन आवर स्किन। भैया जो सिंपल एपिथेलियम जो होता है, तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो पतला होता है, तो वो मतलब अंदर की तरफ पाया जाता है बॉडी कैविटी के अंदर, डक्ट के अंदर, ट्यूब के अंदर। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है भैया मल्टी लेयर्ड होता है, मोटा होता है, तो इसका काम जो होता है प्रोटेक्शन करना होता है। मोटा ताज़ा आदमी है, ये लड़ने का काम करेगा। तो ये जो होता है कि ये जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक, तो ये चीज़ है इसमें दिया हुआ है। और जैसे कि हमारी स्किन में ये पाया जाता है, जो ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है, जैसे कि हमारी स्किन यहाँ दिया है इट डज इन आवर स्किन। ठीक, तो ये चीज़ दी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। दीज आर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार। भैया जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं ये इनकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एपिथेलियम जो होते हैं उनके पास फ्री सरफेस पाई जाती है। एपिथेलियम 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वाले सिंगल लेयर्ड होते हैं, कंपाउंड वाले मल्टी लेयर्ड होते हैं। एंड अगर देखा जाए तो सिंपल वाला जो होता है ये लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी डक्ट्स ट्यूब को बनाता है, कंपाउंड वाला स्किन में पाया जाता है। सिंपल एपिथेलियम देखा जाए तो भैया 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमिनार। सिंपल स्क्वैमस वाला जो होता है भैया ये डिफ्यूजन का कार्य करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल में पाया जाता है, ये मतलब ब्लड वेसल में पाया जाता है, तभी तो डिफ्यूजन के थ्रू भैया जो वाटर हो गए या वेस्टेज मटेरियल हो गए वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ये चीज़ एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाया जाता है। उसी तरह क्यूबॉइडल जो होता है ये सिक्रीशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये जो है पीसीटी में पाया जाता है जिसमें माइक्रोबिलाई भी प्रेजेंट होता है। तो क्यूबॉइडल माइक्रोबिलाई भी मतलब इसमें सीलिएटेड कॉलुमिनार बन जाएगा। अगर कॉलुमिनार में पाया जाए सीलिया तो उसे हम सीलिएटेड कॉलुमिनार कहते हैं। इसमें जो होता है मतलब पीसीटी वाले माइक्रोबिलाई पाया जाता है, क्यूबॉइडल वाले में मतलब ये माइक्रोबिलाई वाला होता है, और ये जो कॉलुमिनार
वाला होता है इसमें पाया जाता है सीलिया, ठीक। तो इसमें सीलिया पाया जाता है। इसमें भी जो होता है ये इसमें भी माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसमें भी माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होता है। कॉलमनार या क्यूबॉइडल दोनों में अगर सीलिया प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो उसे हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे, चाहे वो क्यूबॉइडल हो चाहे कॉलमनार हो। तो अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसे हम सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहेंगे, और अगर क्यूबॉइडल पर प्रेजेंट है सीलिया तो उसे हम क्यूबॉइडल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। तो ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है? अब सीलिएटेड एपिथेलियम का काम होता है भैया ब्रोंक्यूल्स या फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये झाड़ू की तरह काम करते हैं, मतलब किसी भी पार्टिकल को मतलब बाहर निकालने में, मूव कराने में मदद करते हैं, ठीक, अंदर बाहर करने के लिए मूवमेंट करते हैं। तो ये इसका झाड़ू जैसा काम होता है, ये चीज़ आप याद रखें। इसके बाद हमने ये सब चीज़ें देख लिया, अब हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो डायग्राम में ये देखिए फ्लैटेंड सेल जो दिया गया है भैया, ये सिंपल स्क्वेमस सेल दिया गया है, ये चपटा सा है, सिंगल लेयर्ड है, देखिए एक ही लेयर पाई जा रही है। इसी तरह क्यूब लाइक सेल जो है ये भी देखिए, ये आप क्यूब के जैसा मतलब चार कोण का, ये देखिए क्यूब के जैसे सेल बने हुए हैं। तो इसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, और ये हमारा कॉलमनार हो गया, मतलब लंबे लंबे इसमें क्या पाए जाते रहे हैं, कॉलम पाए जा रहे हैं। देखिए ये लंबे लंबे कॉलम पाए जा रहे हैं, ठीक। तो ये कॉलमनार हमारा हो गया। और ये टाल सेल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, टाल मतलब लंबे होते हैं कॉलमनार वाले। सीलिएटेड कॉलमनार जो होते हैं भैया वो सीलिएटेड कॉलमनार, मतलब ये क्या हो गया, इस पर सीलिया पाया जा रहा है तो इसे हम सीलिएटेड कॉलमनार कहेंगे, ठीक। तो इसके बाद हम आ जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलिया क्या होती है। तो स्क्वेमस एपिथेलिया भैया जो होता है इज मेड अप ऑफ ये सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंडेज, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया कि मतलब ये सिंगल थिन लेयर होता है, फ्लैटेंड होता है, इरेगुलर बाउंडेज इसमें पाई जाती हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, किसी स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाए जा रहे हैं, तो ये भैया ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन जो होता है परफॉर्मिंग ये डिफ्यूजन बाउंड्री, ये डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है भैया कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल, भैया यहाँ पर दिखाया क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये भी सिंगल लेयर होता है और क्यूब लाइक सेल से मिलकर बना होता है, ठीक। तो दिस इज कॉमनली इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन किडनी। इट इज मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। तो भैया ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मतलब पीसीटी में पाया जाता है, नेफ्रॉन पीसीटी में पाया जाता है, जिसका काम जो होता है सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोबिलाई। तो पीसीटी में पाया जाता है, लेकिन पीसीटी में जो पाया जाता है उसके पास जो होता है उसके पास माइक्रोबिलाई भी प्रेजेंट होता है। द कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ए टाल सिलेंडर सेल। कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है भैया हमने आपको दिखाया कि ये टाल सिलेंडर सिंगल लेयर्ड सेल से मिलकर बना होता है, ठीक। तो पतले पतले लंबे लंबे सेल पाए जा रहे हैं सिंगल लेयर में। दियर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट दी बेस। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस की तरफ लोकेटेड होता है, नीचे की तरफ पाया जा रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ पाया जाता है। तो ये फ्री सरफेस में है माइक्रोबिलाई, इनके फ्री सरफेस पर माइक्रोबिलाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। भैया ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाती हैं, जो कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया, यदि कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल सीलिया बियर करते हैं तो उसे हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे, जो कि हम आपको पहले बता दिए हैं। दियर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ये भी मैंने आपको बताया कि मतलब ये जो होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम जो होते हैं इनका काम जो होता है पार्टिकल को
मूव कराना होता है, या जिसे पार्टिकुलर या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराना होता है। ठीक, तो इनका काम एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराना होता है। देयर फंक्शन इज टू मूव और पार्टिकल म्यूकस स्पेसिफिक ओवर द एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम के ऊपर इनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन, और ये जो होते हैं भैया ये इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे फिलोपियन ट्यूब के इनर सरफेस पर पाए जाते हैं, ब्रोंकियोल्स के इनर सरफेस पर पाए जाते हैं, तो इन सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो इधर दिया हुआ है हम लोग का कि मतलब सम ऑफ द कॉलुमिनार या क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। भैया जो कॉलुमिनार या क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ये जो होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, सिक्रेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं जिसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि ग्लैंडुलर epithelium are mainly two types, unicellular and unicellular consisting of isolated glandular cells and goblet cells of the alimentary canal and multicellular consisting of cluster of cells salivary gland में जो पाए जाते हैं। कह क्या रहा है भैया कि कॉलुमिनार जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं इसमें देखा जाए तो कुछ कॉलुमिनार तथा क्यूबॉइडल सेल जो होते हैं सिक्रीशन के लिए स्पेशली जाने जाते हैं, स्पेशली उसी के लिए होते हैं जिन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो कहते हैं, लेकिन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो प्रकार का होता है जिसमें से एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है हमारा मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं ये आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे एग्जाम्पल में गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसका एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। उसी तरह अगर मल्टीसेलुलर देखा जाए तो भैया ये क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब सेल के गुच्छे से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ढेर सारे सेल के गुच्छे पाए जाते हैं जिसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। ये गुच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं, देखो ये सेल ढेर सारे सेल बने हुए हैं मिलकर। ठीक, तो ये पाए जा रहे हैं मल्टीसेलुलर। ठीक, तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं और सिक्रीशन के आधार पर जो होते हैं भैया ये जो होती हैं ये मल्टीसेलुलर जो होते हैं ये ग्लैंड जो होते हैं ये सलेवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। और सिक्रीशन के आधार पर अगर देखा जाए तो ग्लैंड जो होते हैं वो भैया दो प्रकार के होते हैं। वो जो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है उसको हम देखते हैं। उसके पहले आप ये देख लीजिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो दिया गया है ये मल्टीसेलुलर का है और ये हमारा जो दिया गया है यूनिसेलुलर का है। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गया और ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड हो गया। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस सलाइवा ईयरबैक्स मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। भैया जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो म्यूकस सलाइवा ईयरबैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम आदि सभी चीज़ों को मतलब सेल प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करने का काम करता है। ठीक, दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट और ट्यूब। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये बाहर निकाले जाते हैं, मतलब ये जो निकाले जाते हैं ये किसी डक्ट मतलब किसी पाइप या किसी ट्यूब के थ्रू निकाले जाते हैं। ठीक, तो मतलब ये मतलब इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। दियर प्रोडक्ट हार्मोन दियर प्रोडक्ट। और देखो इसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। भैया जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ऐसे साफ समझो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो मतलब एग्जिट समझो, एग्जिट मतलब बाहर समझो, मतलब किसी भी चीज़ को बाहर निकालना है भैया। अपने घर से आप कचरा निकालने के लिए जैसे सीवर लाइन लगी होती है ना घरों के सामने, मतलब तो जैसे कहीं पानी की सप्लाई करनी है मान लीजिए आपको, तो मान लो आपको अपने घर से पानी अपने खेत तक ले जाना है तो आप किसी
किसी पाइप के थ्रू ले जाएंगे ना, तो वो किसी पाइप के थ्रू, किसी ट्यूब के थ्रू, किसी नली के थ्रू आप उस पानी को मतलब खेत तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो वही चीज़ है। तो उसके लिए आपको ट्यूब की ज़रूरत होती है। तो एक्जुक्राइन मतलब आपके घर से पानी को एग्जिट करने के लिए डक्ट की, पाइप की ज़रूरत पड़ रही। तो उसी तरह एक्जुक्राइन ग्लैंड को भी डक्ट की ज़रूरत होती है अपने सिक्रीशन को निकालने के लिए। ठीक, तो और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है भैया, उसके पास डक्ट नहीं होता है। तो ये डायरेक्टली क्या होता है, दियर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन, ये जो होता है हार्मोन सिक्रीशन का काम करता है, और ये आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग दी ग्लैंड। तो भैया ये जो होता है डायरेक्टली मतलब ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डायरेक्टली उस फ्लूइड में सिक्रीट होते हैं जिसमें ग्लैंड जो होती है उपस्थित होता है, जिसमें ग्लैंड होता है उसी में ये डायरेक्टली फ्लूइड को मतलब अपने सिक्रीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, जो कुछ बातें दी हुई हैं यहाँ पर लिखा है मैंने कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डक्टलेस होता है, ये याद करने वाली पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो सिक्रेट करता है ये हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है। तो अब ये कंपाउंड एपिथेलियम में हम आ जाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होता है। इसका लिमिटेड रोल सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है। दियर मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। भैया ये मल्टी लेयर्ड मोटे सेल होते हैं, तो इनका मेन फंक्शन जो होता है वो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मोइस्ट सरफेस, क्यूबाइडल बकल कैविटी, फायरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। तो ये जो होते हैं भैया सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट की इनर लाइनिंग तथा पैनक्रियाटिक डक्ट की लाइनिंग में पाए जाते हैं। और ये जो है कि स्किन की ड्राई सरफेस, बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस, फेरिंग्स, इन सभी की मतलब लाइनिंग में पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। तो एपिथेलियम की जो सभी सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से इंटरसेलुलर मटेरियल द्वारा जुड़ी होती हैं। अब जैसे भैया ये सेल्स मान लो इसकी हो गई, मैंने कुछ इस तरह का मैं सेल बना रहा हूँ, तो इस तरह का बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये सेल बना रहा हूँ, ठीक, तो ये सेल जो होती हैं ये इंटरसेलुलर मटेरियल के द्वारा बनी होती हैं। मतलब ये बीच में अगर ये दोनों सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो ये इंटरसेलुलर मटेरियल के द्वारा, जैसे घर आपका बनता है तो ईंट जो है वो सीमेंट, मोरंग, बालू के द्वारा ये जोड़ी जाती हैं। तो उसी तरह से जैसे दीवार को जोड़ने के लिए एक एक ईंट को जोड़ने के लिए हम कुछ उसमें मसाला भरते हैं, तो इसी तरह से इसको भी कनेक्ट होने के लिए मतलब कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होती हैं। तो अगर देखा जाए तो भैया लगभग सभी एनिमल जो होते हैं वो इंडिविजुअल सेल्स के मध्य मतलब बीच में मतलब स्पेशल जंक्शन पाए जाते हैं। सभी इंडिविजुअल सेल्स के बीच में मतलब हर सेल के बीच में कोई ना कोई एक जंक्शन पाया जाता है, मतलब जिसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं, कोई ना कोई एक जंक्शन पाया जाता है। तो ये जंक्शन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल मतलब एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरे से एक दूसरे को ये जंक्शन जो पाया जा रहा है इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे को मतलब लिंक करते हैं, ठीक, स्ट्रक्चरली फंक्शनली दोनों तरह से लिंक करते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ये एनसीईआरटी की लाइन अगर हम यहाँ से पढ़ें तो ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इन नियरली एनिमल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये सभी आप याद रखेंगे। जो चीज़ मैंने गोला किया है हाईलाइटेड पॉइंट को आप ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। तो इसके बाद बिटवीन इंडिविजुअल सेल 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। भैया इसमें जो होते हैं 3 प्रकार के जो होते हैं जंक्शन पाए जाते हैं। एपिथेलियम में जो होते हैं 3 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। तो टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो टाइट जंक्शन होता है भैया ये टिश्यू के अक्रॉस सब्सटेंस को लीकेज को रोकते हैं, मतलब रोकने में से मदद करते हैं। एडरिंग जंक्शन जो होता है भैया ये लीकेज को रोकने का काम करते हैं। और जो हमारा जो टाइट जंक्शन जो होता है वो सब्सटेंस के लीकेज के रोकने का काम करता है। एडरिंग जंक्शन जो है भैया ये सीमेंटिंग का कार्य करता है। सीमेंटिंग का कार्य मतलब ये मजबूती प्रोवाइड करता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है। और जो गैप जंक्शन होता है जैसे 2 सेल हो गए, 2 सेल के बीच में अगर
मान लो गैप जंक्शन पाया जा रहा है, तो इन दोनों सेल के बीच में ये गैप जंक्शन जो पाया जा रहा है, तो इससे कुछ मटेरियल इधर से इधर आएंगे, मतलब इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो कि मतलब कुछ आदान प्रदान, कुछ सामान का मतलब ये लेना देना करती रहती है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। अब इससे क्या होता है, इन सभी से गैप जंक्शन से भैया कुछ आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सभी चीज़ें कभी कभी बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल भी मतलब ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ठीक, तो ये ट्रांसफ़र के लिए होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ये टिश्यू एट रिंग जंक्शन। तो टाइट जंक्शन जो है, अब भैया जिसे आपके टोटी नल से पानी बह रहा है, तो टोटी मान लो ढीला है तो थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, अगर आप टोटी को टाइट कर देते हैं तो उससे जो होती है पानी जो गिरना होता है बंद हो जाता है, तो ये लीकेज बंद हो गया, मतलब पानी का लीकेज बंद हो गया। तो उसी तरह टाइट जंक्शन जो होता है वो इस किसी सब्सटेंस के लीकेज को रोकता है। रिंग जंक्शन जो होता है भैया एकदम मतलब मजबूत हथौड़ा, मतलब जैसे इसे एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, तो ये सीमेंटिंग का कार्य करते हैं। सीमेंट का काम ही होता है एक दूसरे को मजबूत प्रोवाइड करना। गैप जंक्शन जो हो गया भैया, गैप है तो एक दूसरे का लेना देना लगा रहेगा। अब आपके बगल वाले कमरे में भी कहीं खिड़की लगी हुई है आपके हॉस्टल में, तो आप ताका झाकी ज़रूर करते हैं, सामान का लेन देन आदान प्रदान ज़रूर होता होगा। तो इसी तरह से ये गैप जंक्शन हमारा पाया जाता है। गैप जंक्शन जो होता है फैसिलिटेट दी सेल कम्युनिकेट ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल्स एंड द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। अब भैया आ जाते हैं हम इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पे। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है भैया, ये कनेक्टिव टिश्यू के कुछ क्लासिफिकेशन स्पेशल पाए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू आर दी मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये पहली लाइन आप याद रखेंगे, अच्छा स्टेटमेंट है। और उसके बाद भैया जो हमारा अगली लाइन कह रहा है कि दे नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दियर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनको हम क्या कहते हैं, मतलब इनको हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे ऑर्गन को, मतलब एक दूसरे टिश्यू को या ऑर्गन को मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, लिंक कराते हैं, मतलब स्पेशल फंक्शन या लिंकिंग करवाते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो ये एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा सपोर्ट प्रदान करते हैं, इसलिए इनका नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू रख दिया गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं ये सॉफ्ट टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू भी इसमें पाए जाते हैं। सॉफ्ट के साथ साथ स्पेशलाइज्ड भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए स्पेशलाइज्ड में, तो भैया कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 3 प्रकार का होता है हमारा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं भैया ये 2 प्रकार के होते हैं, एरियोलर टिश्यू होते हैं एंड हमारा एडिपोज टिश्यू होता है। इसके बाद जो डेंस होता है ये डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर होता है। और स्पेशल जो होता है, स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज, बोन्स एंड हमारा ब्लड आ जाता है। तो ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जैसे हमने बताया कि मतलब ये स्पेशलाइज्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड दे इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, तो ये सभी पाए जाते हैं। एंड ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, मतलब ब्लड को छोड़कर भैया इनमें से, मतलब जो ब्लड को छोड़कर जो सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दिस सेल सिक्रेट फाइबर, वो जो होती हैं फाइबर सिक्रेट करने का काम करती हैं। ठीक, तो ये फाइबर को सिक्रेट करने का काम करती हैं। और फाइबर जो होता है मतलब दीज फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फाइबर जो होते हैं हमको इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये जो सिक्रेट करते हैं फाइबर, उस फाइबर का नाम होता है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर सिक्रेट करते हैं। ठीक, तो ये सभी क्या किस में मदद करते हैं, ये सभी मदद करते हैं भैया स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में। ठीक, तो अगर हम देखें कि मतलब जो दीज सेल्स आल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ये सभी सेल्स जो होती हैं भैया मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सिक्रेट करती
करती हैं। और यहाँ देखा जाए व्हिच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, मतलब ये सभी जो होती हैं ये एक मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करती हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम आ जाते हैं सीधे लूज कनेक्टिव टिश्यू पर कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज ए सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर प्रेजेंट इन बीनीथ द स्किन। भैया लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इसमें जो सेल तथा फाइबर होते हैं वो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूजली अरेंज्ड होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल जो दिया गया है इसमें एरियोलर टिश्यू दिया गया है, और ये एरियोलर टिश्यू जो होता है हमारा वो स्किन के नीचे पाया जाता है। ठीक, तो एरियोलर टिश्यू एपिथेलियम के लिए लगभग सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है, मतलब लगभग ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब उसका एक फ्रेम बनाता है जो कि सपोर्ट करता है। ठीक, और एरियोलर टिश्यू में जो तो फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज तथा मास्ट सेल ये सभी जो होते हैं पाए जाते हैं। और जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो सिक्रीट फाइबर्स, वो फाइबर को सिक्रीट करने का काम करता है। तो वही सब ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि विनीथ द स्किन ऑफ एन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, इट कंटेन फिब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस सिक्रीट फाइबर, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। एडिपोज टिश्यू इज एन अदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली beneath the skin. Cell of these tissue specialized to store fats. Fats this excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in the tissue. तो भैया जो इसका दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, दूसरा पहला एरियोलर हमने देखा, दूसरा एडिपोज है। तो एडिपोज में क्या होता है भैया, एडिपोज टिश्यू जो होता है ये दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेनली स्किन के नीचे पाया जाता है। और एडिपोज टिश्यू की जो सेल होती हैं फैट स्टोरेज के लिए स्पेशली पाई जाती हैं। ये स्पेशली फैट स्टोरेज के लिए होती हैं, जो कि मतलब जैसे फूड का एक्सेस अगर हो गया, जैसे न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस हो गया तो क्या होता है कि जो तुरंत यूज नहीं, तो उसका यूज नहीं होता है। जैसे हमें ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जब मिल गया तो उसका जब यूज नहीं कोई होता है तो उसको फैट में कन्वर्ट होकर, मतलब फैट में कन्वर्ट करके मतलब एडिपोज टिश्यू के अंदर जो होता है स्टोर कर दिया जाता है। ठीक, तो एडिपोज टिश्यू जो हमारा होता है वो फैट स्टोरिंग का कार्य करता है। तो यही दिया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। ठीक, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है भैया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो ये रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस। ये देखिए यहाँ से फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब फाइबर या फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं डेंसली पैक्ड हो रहते हैं। फाइबर जो होता है, फाइबर के ओरिएंटेशन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। मतलब इनका ओरिएंटेशन जो होता है रेगुलर पैटर्न में, इरेगुलर पैटर्न में, तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो ये दिया गया है। अब भैया जो दिया गया है यहाँ पर, इन दी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दी कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो, मतलब रो में पाई जाती हैं बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो जो रेगुलर होता है, रेगुलर में भैया एक सेम रो में पाई जाएंगी और मतलब पैरेलल पाई जाएंगी, पैरेलल बंडल्स के रूप में मतलब पाई जाती हैं। ठीक, एंड टेंडॉन व्हिच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट which attach one bone to another are example of this tissue। तो भैया जो डेंस रेगुलर होते हैं, जो डेंस रेगुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इसमें जो होते हैं पैटर्न भैया जो होता है ये रेगुलर होता है, और इसके बाद इसके फाइबर बंडल जो होते हैं वो पैरेलल पाए जाते हैं, रो में पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर जो होते हैं रो में पाए जाते हैं, और फाइबर के बंडल जो होते हैं वो पैरेलल पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं दो हैं, ये जो
हैं ये डेंस रेगुलर के एग्जांपल हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 2 एग्जांपल जो दिए गए हैं टेंडोन एंड लिगामेंट, तो ये डेंस रेगुलर के एग्जांपल है जो कि मतलब जिसमें टेंडोन का काम जो होता है वो स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ते हैं और जो लिगामेंट जो होता है ये बोन को बोन से जोड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक दी है इसकी कि TMB मतलब क्या हो गया कि टेंडोन मसल टू बोन, TMB टेंडोन मसल टू बोन, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। और LBB मतलब लीगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, तो ऐसे आप याद रखेंगे इसको। तो डेंस रेगुलर हो गया हमारा। इसके बाद डेंस इरेगुलर देख लेते हैं। तो डेंस इरेगुलर में क्या दिया गया है कि फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज़ें देखा हमने। तो यहाँ से देखते हैं एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू इन दी डेंस रेगुलर टिश्यू, ये सभी हो गया था हमारा, यहाँ से देखना था, सॉरी। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो फिब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन। तो डेंस इरेगुलर टिश्यू जो होता है इसके पास जो होते हैं मतलब ये फिब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, मतलब फिब्रोब्लास्ट तथा फाइबर्स जो होते हैं मोस्टली कोलेजन होते हैं जो कि डिफरेंट ओरिएंटेड में होते हैं, मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन में पाए जाते हैं। तो जिसे डिफरेंटली अलग अलग तरह से ओरिएंटेड रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो होता है टिश्यू एंड स्किन होता है, तो टिश्यू और स्किन में ये सभी जो होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सभी टिश्यू एंड स्किन में पाए जाते हैं। तो डेंस इरेगुलर का एग्जांपल टिश्यू एंड स्किन यहाँ पर दिया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये एग्जांपल का दिया गया है इरेगुलर का, ठीक। तो ये मतलब अलग अलग पैटर्न में पाए जाते हैं। अब इसका हम डायग्राम दिखा के भी हम आपको क्लियर कर सकते हैं। तो भैया ये डायग्राम दिया गया है NCERT में। तो ये डायग्राम लूज कनेक्टिव टिश्यू का दिया गया है। हमने बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है 2 प्रकार का, एरियोलर एंड एडिपोज होता है। तो ये एरियोलर टिश्यू में हमने आपको बताया था कि इसमें जो होते हैं मैक्रोफेज आपका पाया जाता है, ये फिब्रोब्लास्ट आपका हो गया। इसके बाद ये हमारा कोलेजन फाइबर हो गए और ये इसके बाद यहाँ पर हमारा मास्ट सेल हो गया। इसी तरह से एडिपोज में देखें तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस इसका हो गया, ये फैट स्टोरेज एरिया, ये जो एम्प्टी स्पेस है ये फैट स्टोरेज एरिया हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये हमारे जो दिए गए हैं। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे आ गए डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में पाए जाते हैं, रेगुलर में मतलब रेगुलर पैटर्न में पाए जाते हैं। ये देखिए पैरेलली अरेंज्ड हैं, एक रो में पाए जा रहे हैं, ठीक। ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। इरेगुलर में देखो कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग तरह से पाई जा रही हैं। तो डेंस इरेगुलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के, डेंस रेगुलर इरेगुलर। ये चीज़ TMB LBB ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तो इधर दिया हुआ है कि बोन्स एंड ब्लड आर दी वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो ये कह रहा है कि भैया बोन्स और जो ब्लड होते हैं ये दोनों जो होते हैं, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड जो ये सभी होते हैं ये एक अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक। तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे, कार्टिलेज क्या होता है, बोन और ब्लड के बारे में, ठीक। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया गया है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको, जिससे ब्लड के बारे में आपको बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में डिटेल पढ़ने को मिलेगा, बोन के लिए और मसल्स के लिए, कार्टिलेज के लिए, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ स्केलेटल वाला जो सिस्टम है उसमें वो वहाँ उस चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक। तो ये सब चैप्टर आपको मतलब वहाँ उस डिटेल चैप्टर वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ हम ये चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बेसिक चीज़ें जो दी गई हैं उसको हम यहाँ ज़रूर बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है कि द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है कि कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है ये सॉलिड होता है, प्लाइएबल मतलब लचीला होता है, एंड कंप्रेशन रेजिस्टेंट होता है, मतलब कंप्रेस कर दो मतलब दबा दो तो उसके प्रति रेजिस्टेंट होता है, ठीक। द सेल ऑफ टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स
secreted by them। तो ये लाइन क्या कह रही है कि भैया कार्टिलेज बनाने वाली सेल जो होती है उसे हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। स्वयं के द्वारा सिक्रीटेड मैट्रिक्स में छोटी छोटी कैविटीज में बंद हो जाती हैं। तो ये जो कार्टिलेज बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ड कि कॉन्ड्रोसाइट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, तो कार्टिलेज बनाने वाले सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। तो इसी तरह तो देखिए, तो ये सभी जो होती है अपने आप को मतलब एक छोटी सी कैविटी में मतलब ये बंद कर लेती हैं खुद के द्वारा, मतलब ये सिक्रेटेड मैट्रिक्स में छोटी छोटी कैविटीज में बंद कर लेती हैं। तो वर्टिब्रा एम्ब्रियोज के मतलब प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो जैसे ये सभी जो होती हैं कार्टिलेज में पाई जाती हैं, एडल्ट स्टेज में बोन्स द्वारा रिप्लेस हो जाती हैं। जिसे इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, ये लाइन अगर आप जैसे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि कार्टिलेज प्रेजेंट इन टिप ऑफ, नहीं यहाँ से देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रा एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स। भैया जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज मतलब ज़्यादातर कार्टिलेज जो होता है वो वर्टिब्रा एम्ब्रियो में उपस्थित अधिकतर एडल्ट स्टेज में देखा जाए तो ये बोन्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, वो कार्टिलेज नहीं पाई जाती हैं। जैसे क्या होता है कि हम समझाने के चक्कर में लाइन भूल जाते हैं कि कहाँ से छोड़े हुए हैं, तो कभी कभी लाइनें रिपीट हो जाती हैं, तो इसके लिए माफ़ करना। तो कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज। तो कार्टिलेज जो होता है ये नोज के टिप पर पाया जाता है, आउटर ईयर जॉइंट पर पाया जाता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन मतलब दो बोन के मतलब बीच में पाया जाता है। तो इसके बाद लिम्ब में पाया जाता है, हैंड में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं इसके एग्जाम्पल। इसी तरह बोन के बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। बोन है भी हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। तो भैया जो कार्टिलेज होता है ये जो होता है प्लाएबल होता है, और जो ये बोन होता है ये हार्ड होता है, ये प्लाएबल नहीं होता है, लचीला नहीं होता है। ये तभी तो हड्डियाँ टूट जाती हैं जब आप गिरते हैं। तो हड्डी जो होती है वो प्लाएबल नहीं होती है, कठोर होती है। तो ये नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर। इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है बोन का, ये कैल्शियम साल्ट तथा कोलेजन फाइबर जो होती हैं इनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो बोन को स्ट्रेंथ देती है, मतलब मजबूती प्रदान करती है, या बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेम को भी प्रोवाइड करती है, मतलब यह प्रोवाइड करने वाला मेन टिश्यू है। ठीक, तो अगर देखा जाए बोन की सेल जो होती है, जैसे बोन की सेल जो होती है ऑस्टियोसाइट जिन स्पेस में नहीं पाई जाती है उसे हम लेक्यूमा कहते हैं। तो ये लाइन आपकी यहाँ से दी गई है कि बोन सपोर्ट एंड प्रोवाइड सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। द बोन सेल ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूना। तो जो बोन सेल होती हैं उनमें जो होती हैं एक स्पेस में, मतलब बोन सेल ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूना। मतलब जिस स्पेस में पाई जाती हैं बोन सेल उनको मतलब हम लेक्यूना कहते हैं। ठीक, तो ये लाइन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिन स्पेस में मतलब बोन की सेल्स पाई जाती हैं ऑस्टियोसाइट्स, बोन की सेल्स को मतलब ये ऑस्टियोसाइट कहते हैं, वहाँ पर कार्टिलेज में हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्टियो वर्ड जो है ये बोन के लिए यूज किया गया है। ठीक, तो उसे हम लेक्यूना कहते हैं। अब लिम्ब बोन्स में जैसे लेग्स की बोन, जो लंबी बोन जैसे जो जिसमें वेट होता है, भारी होता है, और उसी तरह बोन आप स्केलेटल मसल हो गया। तो बोन जो होती है बोन स्केलेटल मसल से जुड़कर मूवमेंट करवाती है, और बोन के जैसे बोन जो हो गया, कुछ बोन के बोन मैरो में जो होती है ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक, तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि लिम्ब सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग आउट अबाउट मूवमेंट्स। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड।
ब्लड सेल्स। तो ये भैया जो होती हैं ब्लड सेल को प्रोडक्शन करने की साइट्स होती हैं, ठीक। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड के बारे में दिया गया है। तो ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है। यह एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जो कि वेरियस सब्सटेंस के सपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जो आपकी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बताया जाएगा। तो ब्लड के बारे में कुछ खास नहीं है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आप पढ़ेंगे। तो ये कार्टिलेज का डायग्राम दिया गया है भैया, ये कोलेजन फाइबर हो गए, ये आपका कार्टिलेज सेल जिसे हम कॉन्डोसाइट कहते हैं। इसी तरह से ये बोन का डायग्राम दिया गया है भैया, ये गोल गोल देखिए, मतलब ऐसे हड्डी गोल सी होती है ना, इसे गोल सी हड्डी होती है। तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर से आप पहचान जाइएगा कि मतलब ये हड्डी का डायग्राम दिया गया है बोन का। और ये ब्लड का डायग्राम दिया गया है, तो ब्लड के सेल आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। तो भैया जो ये आरबीसी हो गई, ये हमारी डब्ल्यूबीसी हो गई, ये प्लेटलेट्स हो गए। और इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे मसल सेल पर। इसको भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर देख लेना है। इसका डिटेल जो 20 वाला चैप्टर है उसमें दिया गया है। 20 चैप्टर नहीं है, अब तो चैप्टर कट गए हैं, ये पुरानी एनसीईआरटी है तो इसमें दिया गया है कि 20th चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर आप जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कराएंगे तो उसमें इसको डिटेल बताएंगे। तो ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंडर फाइबर अरेंज इन पैरेलल। तो ये जो मसल्स होती हैं कई लॉन्ग सिलेंडर फाइबर से मिलकर बनी होती हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं। इसमें फाइबर जो होते हैं कई पतली पतली फाइब्रिल्स से मिलकर बनी होती हैं जिसे हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइबर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो होते हैं भाई, जब कोई भी चीज़ है जैसे मान लीजिए ये जो है ये हमारी उंगली इतनी बड़ी है, इसको मान लो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, मान लीजिए हम इसको मोड़ दिए तो ये उंगली छोटी हो गई ना, ये छोटी हो गई। तो कोई भी चीज़ है जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, फिर जब वो रिलैक्स करके अपने पुराने अवस्था में आएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो वही चीज़ें ये दी हुई हैं। इट रिस्पॉन्स टू साइमल्टेशन एंड देन रिलैक्स लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कोऑर्डिनेटेड फैशन। मतलब यह कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूवमेंट करते हैं। जैसे आपका हार्ट होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो उसी तरह से जो मसल्स होती हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो शॉर्ट हो जाती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं तो अपने पुरानी स्टेज में चली जाती हैं, तो लेंथी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। और मसल फाइबर जो होती हैं ये सभी कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करती हैं। और अगर देखा जाए तो मसल टिश्यू के एक्शन से जो होती है शरीर की इन्वायरमेंट में होने वाले जो चेंजेस आते हैं उसके अनुसार मूव करता है, ठीक। तो जैसे उसके अनुसार ही मूव करता है। जैसे आपके आगे जो है मान लीजिए शेर आ गया तो आप जल्दी से भागेंगे तो आपकी मसल जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से ये काम करती हैं, ठीक। तो और शरीर में जो अगर देखा जाए तो ये अलग अलग पार्ट में जो होती हैं इनका पोजीशन जो होता है ये मेंटेन करने का, अलग अलग पार्ट के पोजीशन को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं। इन्वायरमेंट एंड मेंटेन दी पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ दी इन जनरल मसल प्ले एक्टिव रोल। ये जो होता है भैया मसल जनरली ये बॉडी के मूवमेंट्स में जो होता है ये एक मतलब मुख्य भूमिका निभाती है, जिसे हम मतलब एक्टिव रोल प्ले करता है। मतलब बॉडी के मूवमेंट्स में मसल टिश्यू का बहुत बड़ा योगदान होता है। एंड ये जो होती हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। ये सब डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो स्केलेटल मसल जो होता है भैया ये टिश्यू इज लूजली अटैच टू दी स्केलेटल बोन। तो स्केलेटल मसल टिश्यू जो होते हैं ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं, सॉरी मैंने लूजली पढ़ दिया ध्यान ना देके। तो ये जो होते हैं स्केलेटल मसल जो होते हैं ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मतलब बोन से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ये एक टाइप के टिपिकल मसल्स होते हैं, जैसे बाइसेप्स में स्केलेटल मसल फाइबर पैरेलल फैशन में मतलब एक बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जो कि स्ट्राइटेड होते हैं जिसे हम स्ट्रिप्ड कहते हैं। और ये विभिन्न मसल फाइबर, अलग अलग मसल फाइबर जो होते हैं ये बंडल ये टफ कनेक्टिव टिश्यू के लेयर द्वारा मतलब घिरे हुए होते हैं। तो यही सब चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं कि टिश्यू क्लोजली अटैच टू स्केलेटल मसल, स्केलेटल बोन्स एंड इन ये टिपिकल मसल सच है जब बाइसेप में जो होती हैं स्ट्राइटेड स्ट्रिप्ड मसल पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल जो होता है स्ट्रिप्ड आर
और बंडल टुगेदर इन ये पैरेलल फैशन, मैंने बताया कि एक पैरेलल फैशन में बंडल के रूप में पाई जाती हैं। ये सीथ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज सेवरल बंडल, इन बंडल को जो होता है एक सीथ मतलब मोटी लेयर जो होती है इन सभी को क्लोज करती है, बंद करती है, ढक के रखती है। ये चीज़ आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे बहुत ख़ास चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं न्यूरल टिश्यू में। तो भैया यहाँ पे दिया गया है डायग्राम में, ये जो दिया गया है ये दिया गया है आपका स्केलेटल मसल दिया गया है। स्केलेटल मसल ये न्यूक्लियस हो गए, ये एजेंसी स्ट्राइसन इसमें पाया जाता है। तो स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि इसमें स्ट्राइसन पाया जाता है। स्ट्राइसन जो होता है कार्डियक मसल में भी पाया जाता है, लेकिन स्मूथ मसल में स्ट्राइसन जो होता है ये इसमें जो होता है स्ट्राइसन एब्सेंट होता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि स्ट्राइसन इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें स्ट्राइसन नहीं पाया जाता है क्योंकि ये स्मूथ मसल होती हैं। और इसमें जो होता है भैया एक अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है कि टेपर इंड होता है, मतलब ये नुकीला इंड इनमें पाया जाता है जो कि इन सभी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी खासियत है, तो ये चीज़ें इसके बारे में दी हुई थी। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, ये भी ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच नहीं होते। इनमें जो होता है ये देखो जंक्शन पाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब स्मूथ मसल के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड, मतलब ये दोनों एंड पर टेपर होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं, मतलब नुकीले टाइप के होते हैं। ठीक, ऐसे नुकीले टाइप के होते हैं। तो एंड डू नॉट शो स्ट्राइसन, मतलब ये स्ट्राइसन को नहीं शो करते हैं। तो सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as blood vessel, stomach and intestine contain this type of muscle tissue. तो स्मूथ मसल जो होते हैं इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, मतलब ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। एज दियर फंक्शन इस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इसलिए जो होता है इनका फंक्शन जो होता है हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप मतलब कार्य करते हैं। एंड the bee are usually not able to make contacted merely the thinking about bee can do with skeletal muscle. कार्डियक मसल के बारे में देखते हैं। तो कार्डियक मसल टिश्यू जो होते हैं इट इज ए कॉन्डक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज, मतलब सेल जंक्शन जो होता है इनका फ्यूज होता है, मतलब ये कार्डियक टिश्यू में केवल पाए जाते हैं, मतलब ये और कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। हार्ट के कार्डियक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के कार्डियक मसल में पाए जाते हैं। और इनका जो सेल जंक्शन जो होता है वो फ्यूज होता है, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब से फ्यूज होती हैं। एंड मेक देम स्टिक, और इनको स्टिक बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करते हैं फ्यूज करके, तो जोड़े रहते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क, इनमें कम्युनिकेशन जंक्शन के लिए इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। एट सम फ्यूजन ऑफ पॉइंट बिलो, ये इंटरकैलेटेड डिस्क पॉइंट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए पाया जाता है। एट पॉइंट्स अलाउ दी सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव ये सिंगल टू कॉन्ट्रैक्ट सिग्नल रिसीव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स नेवरिंग दी आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि भैया कि कम्युनिकेशन जंक्शन जो होती है इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं इसमें, तो ये सभी पाई जाती हैं। और इनका जब इसलिए जब एक सेल को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसलिए जब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल पाता है, मतलब किसी एक सेल को जब सिग्नल मिलती है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो पास वाली सेल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, तो एक सेल के साथ दोनों कॉन्टैक्ट हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, मतलब ये एक दूसरे से फ्यूज होती हैं, जो कि आपको दिखाया गया है, ये एक दूसरे से फ्यूज होती हैं। जंक्शन इनका जो होता है एक दूसरे से फ्यूज होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से ये एक दूसरे से मतलब एक के साथ एक जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यही सब सारी चीज़ें दी गई, ये सब आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। बाकी जल्दी से हम न्यूरल टिश्यू को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा दिया हुआ है। तो
न्यूरल टिश्यू एग्जर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द बॉडी कंडीशन। न्यूरॉन इज यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एक्साइटेबल सेल। तो भैया जो न्यूरल सिस्टम होता है चेंजिंग कंडीशन के प्रति अगर देखा जाए तो बॉडी जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो न्यूरल टिश्यू को होती है। ठीक, तो न्यूरल सिस्टम की यूनिट जो होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरोलॉजिकल सेल्स में न्यूरॉन जो होते हैं ये एक्साइटेबल सेल होते हैं। ठीक, और अगर उसी तरह देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकल सेल जो होते हैं सेल द्वारा मतलब न्यूरॉन्स को सपोर्ट हुआ प्रोटेक्ट किया जाता है। ये न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट या सपोर्ट करते हैं जो पाए जाते हैं न्यूरॉन के अंदर। तो न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। ये जो होती हैं मतलब मोर देन 1/2 मतलब आधे से ज़्यादा बॉडी को ये कवर करती हैं हमारे न्यूरॉन के अंदर, और ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। व्हेन ये न्यूरॉन इज suitably stimulated and electrical disturbance is generated which is swiftly travel along its plasma। तो भैया हमारी बॉडी में जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं ये न्यूरल टिश्यू को आधे से अधिक वॉल्यूम बनाती हैं, और जब एक न्यूरॉन को सुटेबली स्टिमुलेट किया जाता है, मतलब कोई स्टिमुलाई दी जाती है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है इसमें, जो कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मतलब एलॉन्ग होते हुए, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एलॉन्ग होते हुए तेज़ी से मतलब यह ट्रैवल करता है, स्विफ्टली ट्रैवल करता है। तो न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होता है तो डिस्टर्बेंस जो होता है न्यूरॉन के अंतिम छोर पर जाता है और यह आउटपुट जोन को पहुंचाता है, तथा एडजेसेंट न्यूरॉन जो होते हैं अदर सेल को या स्टिमुलेट करता है, और जो इससे जो कनेक्टेड न्यूरॉन जो होते हैं सभी ये जो होते हैं अदर सेल को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिससे अथवा इनहिबिट करता है। तो मतलब ये चीज़ें रोकती हैं या उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसलिए इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इसमें पाया जाता है, जो कि आपको डिटेल्ड पढ़ने को मिलेगा अगले चैप्टर में। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या दिया हो। उससे पहले मतलब ये डायग्राम भी देख लीजिए आप, ये न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है। ये एक्सॉन हो गया, लंबा वाला डंडा जो हो गया, इसके बाद छोटे छोटे डंडे जो निकले हैं इसे हम डेंड्राइट कहते हैं, और ये जो सेल बॉडी हो गई न्यूक्लियस, मतलब ये बड़ा सा न्यूक्लियस गोल वाला हो गया। ठीक, ये छोटे छोटे न्यूरोग्लियल सेल होते हैं जो कि मतलब इसके हाफ ऑफ द बॉडी को मतलब कवर किए हुए होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी मतलब आधे से ज़्यादा कवर किए होते हैं। तो यही सब चीज़ें मतलब नेक्स्ट पेज पे भी मतलब यही जो मैंने आपको समझाया दिया हुआ है, देख लेते हैं। यही देखिए, अराइवल द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन सेंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर द इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन एट द एडजेसेंट न्यूरॉन और अदर सेल। तो यू विल स्टडी इन चैप्टर 21, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो भैया ऑर्गन सिस्टम में आपका ये सभी चीज़ें जो हैं आपके ईयर वो सभी जो आएंगे तो ये भी आपके कट चुके हैं, कोई ख़ास चीज़ें इसमें दी नहीं हुई हैं। तो ये सब आपका अगर मन करेगा तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने का वो नहीं है। और यहाँ तक कि पूरा चैप्टर हमने इसमें कवर करवा दिया है, जो कि टाइम तो भैया लग गया 1 घंटा। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सोचा था मैं तो 20 मिनट में करवा दूँगा, लेकिन टाइम लग गया ज़्यादा, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। तो मैं ख़त्म कर देता इसको समय से 20 से 30 मिनट में ख़त्म कर देता, पर क्या हुआ कि मतलब थोड़ा आज मेरी तबीयत ना सही होने की वजह से मतलब बोलने की मेरी इतनी आदत नहीं थी, तो 1 घंटा 1.5 घंटा चिल्लाना मतलब जल्दी जल्दी बोलना कंटिन्यू, तो जिसकी वजह से लगता है मतलब अंदर सूजन आ गई है, जिससे मुझे दर्द हो रहा है मेरे सीने में, तो जिसकी वजह से आज मैं बहुत तेज़ नहीं बोल पाया हूँ। इसलिए क्लास भी आज का थोड़ा लेट अपलोड हुआ है, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बाकी आप स्पीड बढ़ा के 1.5 पर 2x पर करके देख सकते हैं, वो आपके हाथ में है सब, तो आप स्पीड अपने अनुसार बढ़ा के देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले कॉकरोच को मैं एक सेपरेट 40 से 45 मिनट का लेक्चर लूँगा, अच्छे से कराऊँगा, मतलब जो भी चीज़ें मैं कराऊँगा डिटेल्ड कराऊँगा, अच्छे से कवर कराऊँगा। मतलब कोई कोटा पूर्ति करनी नहीं है कि मतलब हाँ कोटा पूर्ति कर दिए चलो हो गया चैप्टर्स, क्योंकि जो पढ़ना है ये लास्ट बार आपको पढ़ना है, तो मैंने किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं, सब एक्सप्लेन भी किया है एक साइड से,
तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो भैया, 15-20 मिनट में अगर चैप्टर ख़त्म करना हो तो वो भी आपको यूट्यूब पर हज़ारों लेक्चर मिलेंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन एक 15-20 मिनट में जो ख़त्म किए हैं आप उनका लेक्चर भी कंपेयर करिएगा और हमारा लेक्चर भी कंपेयर करिएगा। आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उनका 15-20 मिनट में ख़त्म हो गया, क्यों मुझे 1 घंटा लग गया है। ठीक, तो आप समय ना देखिए, क्योंकि अब आपके पास मानता हूँ समय सीमित है, लेकिन थोड़ा जो भी पढ़ना है कि अच्छे से पढ़ना है भाई, एग्ज़ाम तक चलना है आपको, ऐसे तो नहीं पढ़ना है ना। तो इसीलिए तो अब कोई जो हो गया सो हो गया, तो आप अच्छे से पढ़ें, बाकी समय का तो ध्यान रखें। मुझसे भी गलती हुई तो मैं भी ध्यान रखूँगा, थोड़ा आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।